स्वरा अफसर के कपड़ों में अपनी कार में पीछे बैठी हुई थी। तभी ड्राइवर जोर से गाड़ी को ब्रेक लगाता है और स्वरा की नींद खोलती है। मैडम, आपकी कॉफी लेकर आता हूँ। रहने दो श्याम, मैं खुद कैफे तक जा सकती हूँ। भगवान ने चलने को पाँव दिए हैं मुझे। पूरे दिन गाड़ी चलाते रहते हो, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे लिए गधा मजदूरी भी करो। मैडम, ये तो काम है हमारा। ये ना करें तो अफसर लोग चढ़ चढ़कर हमें हमारी गरीबी याद दिलाने लगते हैं। पर बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। साइबर कैफे वाले ने इस नौकरी का फॉर्म भरते हुए कहा था कि अभी कच्चे में हो, पर अच्छे से काम करोगे तो पक्के में लग जाओगे। स्वरा बिना कुछ बोले बस श्याम के मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाह रहा हो। श्याम की हंसी के पीछे छिपी सभी मजबूरियां स्वरा पढ़ सकती थी, पर वो बोलती भी क्या। जिस पोस्ट पर वो बैठी थी, सरकारी महकमे में पहुंचने के बाद पावर मिलने के साथ साथ आपके पंख भी काफी कुतरे जाते हैं। बोलो तो नियम की पाबंदियों से आप बंध जाते हैं। श्याम, कच्चा और पक्का होना तो अभी जिंदगी को भी नहीं आया है। मेरे पास आज सब कुछ होकर भी मैं पक्की नहीं हो सकी। आज भी खुद को कच्चा ही मानती हूँ, पर तुम बहुत मेहनती हो। और हाँ, इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना मैडम? हाँ। स्वरा हंसकर कैफे के अंदर जाने लगती है और श्याम भी इधर उधर टहलने निकलता है। स्वरा अपना कॉफी का ऑर्डर दे रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई घूर कर देख रहा हो। स्वरा पलट कर देखती है तो पीछे टेबल पर बैठा लड़का तुरंत मेन्यू कार्ड से अपना चेहरा ढक लेता है और स्वरा से खुद को छिपा लेता है। हेलो मैम, थैंक्स फॉर हैविंग अ सर्विस। जस्ट वेट फॉर 2 minutes मैम, योर ऑर्डर इज जस्ट प्रिपेयरिंग। इट्स ओके गर्ल। तभी वो लड़की अंदर जाती है और स्वरा की कॉफी लेकर आती है। स्वरा कॉफी पकड़ते हुए देखती है कि उसके हाथ भयंकर कांप रहे थे और उसके चेहरे पर डर, मायूसी और आंखों में आंसू थे। हे गर्ल, स्वाति, राइट? व्हाट हैपेंड स्वाति? व्हाई यू सीम सो अपसेट? इज एवरीथिंग ऑल राइट? स्वरा स्वाति को टेबल पर बिठाती है और इतनी बड़ी अफसर का हाथ लगते ही स्वाति फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ बच्चे? ऐसी क्या बात हुई कि तुम इतना रो रही हो? मैम नौकरी करके बहुत मुश्किल से पैसे जोड़े थे ताकि अपनी पढ़ाई आगे कर सकूं, पर जिसे मैंने पैसे दिए वो क्लर्क वो एडमिशन करने से मना कर रहा है। अरे, ऐसा क्यों कर रहा है वो? मैडम, वो कहता है इस सीट पर एक बड़े नेता की बेटी को जगह मिल गई है तो तू तो भूल जा। वैसे भी इतनी जगह पढ़ना तुम्हारी कहाँ बस की है। सार्थक की आंखों में ये देखकर एक चमक आ गई थी। तभी वो वहां से जा रही एक स्टूडेंट लड़की को रोककर उससे पूछता है, मैम जी, ये कॉलेज में डीजे लाने पर मना नहीं करते क्या? बहुत ही जबरदस्त आवाज है इसकी तो। और मार्ट साहब भी खड़े हैं क्लास में, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहे। कोई ज्यादा ही खुले विचारों की कॉलेज लग रही है। ये सुन लड़की पहले तो सार्थक का खूब मजाक बनाती है और अपनी दोस्त लोग को बुलाकर उसका खूब मजाक उड़ाती है। ये आप सब हंस क्यों रहे हैं? मैं कुछ गलत बोला क्या? अरे डीजे ही तो बाबू, जाओ तो जरा ठुमका लगाओ ना। अरे बेबी, तुम जरा फोन निकालो, हम पीएन भैया का वीडियो भी निकालते हैं और यूट्यूब पर डालकर खूब वायरल करेंगे। टाइटल होगा डीजे भैया नाचे ताता थैया। हाँ, या फिर अरे भैया करे डीजे पर धमाल, भौजी का हंस हंस बुरा हाल। ये सुन सार्थक को थोड़ा अपमानित महसूस होता है और वो बिना हंसे ही वहां से जाने लगता है। ये देख वो लोग सार्थक को धक्का मारकर उसे सीढ़ियों से गिरा देते हैं और उसे चोट लगती है। बाद में टीचर आकर बच्चों का साथ देती है और सार्थक को नौकरी से निकाल देती है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बाबूजी, माना कि मुझे इस ऊंची बिल्डिंग का तौर तरीका नहीं पता, पर मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। मैं आगे से अपना मुंह बंद ही रखूंगा। मुझे काम से मत निकालो। अरे जाओ तुम, हमको यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं ये नाली के कीड़े कहाँ से आ जाते हैं बाहर निकल निकल कर। गंदगी के लिए बने हो, गंदगी में ही रहना सीखो। सार्थक की आत्मा को इस बात से ठेस पहुंच गई थी। सार्थक अपने तौलिए से मुंह पोंछता है। सही कहा आपने, हम गरीब लोग गंदगी में ही रहने चाहिए, क्योंकि आप अमीरों ने ही तो बनाई है वो गंदगी हमारे लिए। पर जिस तरह मेरा ये छोटा काम मेरी मजदूरी है, इस तरह आप भी तो यहाँ शिक्षा बेचकर अपनी मजदूरी कर रहे हैं। आप में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। बस मैं बिल्डिंग के बाहर मजदूरी कर रहा हूँ और आप अंदर। चलता हूँ, राम राम। और बेचारा सार्थक अपनी नौकरी गवा बैठता है। वहीं उसी सड़क से गुजरता हुआ यही सोच रहा था कि नई नौकरी और घर पर बाट जो रहे माँ बाप को थाली में खाना कैसे देगा। स्वरा दौड़कर श्याम को गाड़ी निकालने को कहती है। तेरी बीवी तो निकल ली बिहारी जी, तुमको क्या लगता है और कितने दिन चलेगा ये सब ड्रामा? ड्रामा? कौन सा ड्रामा दरोगा बाबू? ये कोई कहानी थोड़ी है कि स्वरा आखिर में मुझे छोड़ किसी और के पास चली जाएगी। वो बीवी है मेरी, हम तो ऐसे रहेंगे आखिर तक। वाह वाह, एक और जुमला फेंका है तूने। अरे यार सार्थक, तू चुनाव वगैरह लड़ना,
इतनी फेंकता है तो ज्यादा नहीं तो छोटा नेता तो बन ही जाएगा कहीं। तू भोला है रे, तुझे क्या पता दुनिया कैसी है। वो खबर नहीं पड़ी? उप्स, तू तो गवार है, पढ़ना थोड़ी आता है। अरे वही जिसमें पति मजदूरी कर बीवी को पढ़ाकर एसडीएम बनाया और वो थैंक यू करने की बजाय पति को छोड़ साथ वाले से पट गई। कहती है कि मेरा पति तो गवार है। नहीं नहीं, मेरी स्वरा ऐसी नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि समाज में 4 लोग ऐसे निकल जाएं तो पूरी बिरादरी खराब हो जाती है। आदमियों की जिंदगी को हमेशा औरतों ने ही सजाया है। अगर हम औरतों की कद्र करेंगे तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। अच्छा जी, फिर वो क्यों छोड़ दी अपने पति को? उसने अगर छोड़ा तो वो उसका कर्म और नियति है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सब ऐसे ही करते जाएं। मैं गवार भले ही हूँ दरोगा बाबू, पर मेरे आंख, नाक, कान, हाथ, पांव सब सलामत है। भारत में लगभग आधे विकलांगों की शादीशुदा जिंदगी है और उनका हाथ थामने वाले हमसफर विकलांग नहीं है, पर निभाने वाले तब भी निभा रहे हैं क्योंकि वो निभाना चाहते हैं। पर कुछ खराब सोच के चलते समाज ही खराब है। ये सोचने से तो दुनिया आगे चलेगी ही नहीं। खैर चलिए, कभी उस एसडीएम साहिबा से अगर मिला तो जरूर पूछूंगा कि पति को छोड़ने की वजह उसका गवार होना था या मन का ना मिलना। तभी स्वरा गाड़ी से उतरकर आती है। उसके हाथ में सुंदर केक और फूलों का गुलदस्ता था। कुमार जी, इसकी इजाजत तो दे देंगे ना आप? कुमार तो सार्थक की गहरी बातों से हिल चुका था। वो गुमसुम सा बैठा था। लगता है तुमने कुमार जी को सबूत दे दिया है कि अफसर बीवी के पति कैसे होते हैं। चलो अब केक काटो मेरे साथ। और दोनों केक काटकर अपना खुशी का दिन सेलिब्रेट करते हैं। तभी स्वरा कुछ देर पहले मिले गिफ्ट बॉक्स से मिला आईना निकालकर सार्थक और खुद का चेहरा साथ में उसमें देखती है। तेरे नसीब से ही मेरा नसीब जुड़ रहा है। आईने का हर हिस्सा खिलखिलाएगा तू जो मेरे करीब आ रहा है। शिकायत तो है तुझसे बहुत सी, सब बताऊंगी तुम्हें। आंखों में चांद तारे सजाकर आज का दिन मुबारक करूंगी तुम्हें। पर हाँ, ये सच है कि मैंने तेरे इंतजार से दोस्ती कर ली है सार्थक। सार्थक सलाखों से हाथ निकालकर स्वरा से लिपट जाता है और दोनों फूट फूट कर रोते हैं। इसका मतलब तुमको मेरा भेजा खत और तोहफा मिल गया था। तुम भी थोड़ा बहुत सीख गई हो अफसर मैडम। सार्थक ने स्वरा की जिंदगी में एक बार फिर दस्तक दे दी थी। उसे दरवाजे पर खड़ा देख सबके चेहरे पर खुशी की झलक थी, सिवाय स्वरा के। क्या स्वरा सार्थक को जेल के बाहर नहीं देखना चाहती थी? जब स्वरा के हाथ में इतना बेहिसाब पावर आ चुका था तो वो अपने हमसफर को बाहर क्यों नहीं निकालती है? क्या पावर मिलने के बाद स्वरा बदल गई थी? आप सबको क्या लगता है? बताइए और हमारे साथ आगे देखिए कि क्या होता है। सार्थक के मोहल्ले में कदम पड़ते ही हर तरफ हर जगह फुसफुस तो होने ही लग गई थी। सुनहरी का चमचा वहीं छोटा बालक बब्बन फिर से दौड़ा दौड़ा सुनहरी के पास जाता है। अरे ओ चटकीली दीदी, जल्दी आओ, हमरे जीजा जी आ गए हैं। मुए कितनी बार कहा है, चटकीली नहीं सुनहरी नाम है हमरा। बोले तो गोल्डन गर्ल। और बाबू क्या बोला तू? मेरा सार्थक आ गया है। ओ, मुझे पता भी ना चला। जरूर उस डंकिनी ने काले जादू से उसके बदन की खुशबू पर भी रोक लगा दी होगी। हम अभी आए बबनवा, तू तेरे जीजे को गेट पर ही रोक कर रख। भाग। ये सुनते ही सुनहरी नंगे पांव की आंधी की तरह भागकर बाहर जाने लगती है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है। अरे ना टिक्की लगी है ना लाली, नाम है मेरा सुनहरी, फिर भी क्यों लग रही है मैं काली। हाय दैया, ऐसे में सार्थक देखेगा तो क्या ही सोचेगा। और सुनहरी अपनी ड्रेसिंग से मेकअप निकालकर चेहरे पर उसे 1 किलो भर पोतने के बाद बाल संवारती है। फिर ऊंची हील की एड़ी डालकर लचक के साथ चाल संवारती है। लाली लगा होठ घुमाते हुए गुनगुनाती है। सजन सजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आजा आजा, आखिर मेरे बालों में गजरा भी तू सजा जा। शर्म ही आ गई हमको। अरे ओ सजनवारे, कहाँ रह गया रे तू? अब तो देख ये महंगी लिपस्टिक भी खत्म हो गई मेरी। फिर से पतिवा को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा पैसा लेना होगा रे। पर कुछ भी बोल, सुनहरी तेरे होठ लाल है, चाल कमाल है, काले बाल है। अब जाकर पूछी कि बाबू तेरा क्या हाल है। मैं आई आई आई, तेरी और दौड़ी आई सजनवा। और सुनहरी ऊंची हील में मटक कर जैसे ही दहलीज पार करने लगती है, उसकी हील की नोक चौखट में अटकती है और वो धम कर जमीन पर पड़ती है। गिर गई गिर गई। चमकीली की चमक तो फैल गई लगती है। सुनहरी झट से उठती है। उसका सारा मेकअप फैलकर चेहरे पर इधर उधर हो चुका था। बाल बिखर गए थे और दांतों के बीच से खून निकल रहा था।
कुछ ना हुआ, कुछ भी तो ना। तुम बालकों को तो बस खीखी करना आवे है, सब सेट लग रहा है ना? और बब्बर और बाकी लोग सुनहरी के जोकर लगने पर भी हाँ हाँ करके उसे चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। उधर सार्थक को घर पाकर उसकी माँ कल्याणी और बुआ रमोला उसे खींचकर झट से अंदर ले आते हैं। कल्याणी उसके लिए पूजा की थाली सजाकर लाती है और तभी सुनहरी आकर चौखट पर जैसे ही खड़ी होती है, कल्याणी के हाथ से थाल गिर जाता है। आ, कौन है तू सूरपनखा? अरे काकी, तो हम हैं, हमको ना पहचानी तुम? तो क्या बिजली की बूंद में हाथ डालकर आई है? ये चुड़ैल बनकर क्यों घूम रही है? और क्या खून पीकर आई है किसी का जो दांतों पर खून लगा है? उधर जया स्वरा के पास जाती है। तेरा रिश्ता तय कर दिया है, कल तेरी शादी है। लड़के का अपना खुद का बिजनेस है और एकदम डाउन टू अर्थ लोग हैं। जमीन पर ही सुलाएगा तुझे। मेरा बोझ तो उतरा कम से कम। ये अड़ियल गाय पागल होकर इधर उधर भाग जाती, उससे पहले ही से खूंटे पर बांधना जरूरी था। लड़कियों को तो लंबे समय तक घर में रखना भी टेंशन की बात हो जाती है भैया। डर लगा रहता है कहीं भाग ना जाए किसी के साथ, या ज्यादा पढ़ ली तो और पंगे। ना बाबा ना, मैंने तो एकदम सही किया। स्वरा ना हाँ बोलती है ना ही ना। वो लाश की तरह हो जाती है और अगले दिन दोनों स्वरा को बिहाने आती हैं। साथ में रंगीली बुआ रमोला भी थी। अरे भौजाई, इनसे पूछा ना ही कि दहेज कितना देंगे? मेरे को तो लगता है जरूर अपना रुका हुआ माल हमारे मत्थे मंड रही है, वो इसलिए इतनी झटपट शादी करी। रुक तू, मैं बात करती हूँ। रमोला जया के पास जाती है और शेरनी से तुरंत मिमियाने लगती है। वो सेठानी, वो ब्याह हो ही रहा है तो दहेज कितना? दहेज तो बहुत दूंगी, चलो मेरे साथ। और जया रमोला को पीछे की ओर ले जाती है जहां गंदे बर्तनों का ढेर लगा था। इतना दहेज काफी है क्या समधन जी? अच्छा पहले ये साफ कर लो, फिर आगे का माल मिलेगा। और जया रमोला को धक्का मारकर बंद कर देती है और खुद ब्याह में चली जाती है। रमोला बेचारी लालच में हाथ ही रगड़ रही थी। ये तो वही हो गया, बहुरिया तो खाई मलाई और सास मांझ मांझ बर्तन बन 3rd क्लास हलवाई। आथू, अरे कोई है बाहर? अरे एक थुक पान ही खिलाई दो हमको। बर्तन भी मंजवाओगे और पान भी नहीं दोगे? हाय रे जुलम्बा। उधर स्वरा और सार्थक की शादी हो गई और वो उसे विदा कर ले गया। रमोला बेचारी तब तक हाथ ही खिंच रही थी। तभी जया उसे बाहर निकालती है। और चाहिए दहेज? अरे चंड समधन, मैंने तो दहेज मांग कर ही गलती कर दी थी। कन्या मिल गई वही सही है। तू तो भाग रमोला यहाँ से। सार्थक स्वरा को रोडवेज बस में घर ले जाता है। दुल्हन बनी स्वरा होठों को सिले हुए चुपचाप चल रही थी और वहां से अफसर बीवी और उसके पति का सफर शुरू हुआ। स्वरा पूरे दिन पढ़ती और सार्थक उसे कोई भी काम नहीं करने देता था। यहाँ तक कि खाना बनाने से लेकर खाने की झूठी थाली भी खुद ही उठाता था। स्वरा ने सांवरी को मेहनत से पढ़ाकर 10वीं भी पास करा दी थी और दिन बीतते गए। सार्थक ने पूरा घर संभाल लिया था। वो कभी स्वरा को नींद आने पर चाय बना देता तो कभी सिर दुखने पर सर दबा देता। दिन बीत रहे थे मगर स्वरा अभी तक अफसर नहीं बनी थी। अरे ओ चतुर बहुरिया, क्या नाटक रच रही है रे तू? काम न करने का अच्छा बहाना है, सिर पर चिपका ली है। अरे अफसर बनना होता तो बन जाती ना। महीनों बीत गए, तुझे कोई दया धर्म है या नहीं अपने परिवार के प्रति? या सिर्फ तू ऐश करने ही लिखवा कर आई है? अम्मा, अफसर 2 ही दिन में नहीं बनते हैं। लाखों की भीड़ के साथ परीक्षा होती है, फिर उसके बाद परीक्षा पर परीक्षा होती है और उसके बाद जाकर बना जाता है अफसर। तुम भी ना कैसी बातें करती हो? कोई हलवा थोड़ी है कि कढ़ाई चढ़ाई और बनकर तैयार हो गया। स्वरा का मनोबल रमोला की बात से डगमगा गया था। अब रहने देते हैं सार्थक, एक के बाद एक परीक्षा में फेल होती जा रही हूँ। शायद मैं इसके लिए काबिल ही नहीं हूँ। स्वरा, जानती हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ताकि तुम्हें हारा हुआ ना महसूस हो। जिस दिन मन में हारा हुआ समझ लोगी उस दिन मैं भी टूट जाऊंगा। मेरी हिम्मत हो तुम, बस मेरे कहने से एक आखिरी कोशिश और कर लो स्वरा। और स्वरा एक बार फिर परीक्षा देने की ठानती है। सार्थक भी कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहा था। मोहल्ले से पानी भरना हो या बाजार में भाजी तरकारी लाने का काम हो, सब सार्थक ही करता था, जिससे मोहल्ले के लोग उसे चिढ़ाते थे। अरे वो जा रही रमोला की बहुरिया। अरे वो अनारकली, कहाँ चली तू? सुनहरी सार्थक को ऐसा देखकर जल उठती है। क्या खाक सजनवा है मेरा ये, बीवी के पल्लू से जाकर बंध गया है ये तो। पर सुनहरी, अगर ये सिवरा अफसरनी बन गई तो तेरे भाव ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, उससे पहले मुझे मेरे भाव बढ़ाने होंगे। और सुनहरी जाकर अपनी माँ से खुद का ब्याह कराने की बात करती है। पर माँ, मेरे को हमारे सैया ऐसे अफसर या ऊंचे पद का ही चाहिए, ये बड़ी गाड़ी वाला और ये लंबा चौड़ा, देखकर लगे कि सुनहरी का पति है। और उसकी माँ उसका रिश्ता तय कर देती है।
लड़का बहुत अच्छा है, पद भी ऊंचा है, लंबी गाड़ी है। बस एक दिक्कत है कि उसकी नौकरी यहीं पास ही है, तो वो हमारे घर में ही रहेगा। अरे माई, ये तो बहुत ही मजेदार बात कह दी तुम। अरे वाह, मजा आ गया। घर में होगा सैया, बाहर सजनवा। हाय रे तेरी किस्मत, खूब मजा आने वाला है। लड़का देख ले सुनहरी। नहीं माँ, मैं तो फिल्मों की तरह ही करूंगी, एकदम लंबी स्टोरी जैसा। लड़का बिना देख शादी करूंगी और फिर प्यार। बस फिर सुनहरी की शादी हो जाती है। शादी की रात सुनहरी सुहाग रात की सेज पर इतराई बैठी थी कि उसका पति भानु उसके कमरे में आता है और उसका घूंघट जैसे ही उठाता है तो सुनहरी चीख पड़ती है। छी, आ, मेरा पति तो गंजा है। कौन हो तुम हमारे से यहाँ ना हो सकते। वो तो कोई लंबा चौड़ा हीरो बताया था ना। सुनहरी, मैं ही हूँ तुम्हारा पति। क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? स्वरा का परिवार से लगाव एकदम उठ चुका था। वो दिन रात घर का काम करती और सार्थक के लौटने से पहले ही सो जाती। दोनों में कोई बातें नहीं होती थी। सार्थक रोज अपनी मजदूरी पर निकल जाता। दिन रात पैसे जोड़कर उसने कमरे के लिए पलंग और बिस्तर लिया। ये देख रमोला और चिढ़ गई। देखा भाभी, खर्चे की पुड़िया है, खर्चे की पुड़िया। खर्चे पर खर्चे करवा रही है तेरी बेटी के। ये पलंग तो तेरे पास होना चाहिए था। कल्याणी रमोला के बहकावे में आ जाती है और रमोला के साथ मिलकर स्वरा से बेड हथियाने का प्लान लगाती है। उस रात सार्थक और स्वरा जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं, दरवाजे पर ठक-ठक होती है। हाय हाय बचवा, तेरी माई की कमर तो जमीन पर सोने से जोर अकड़ गई है। तू का अपनी लुगाई के लिए बिस्तर लाया है? ये तो तेरी माँ के पास होना चाहिए था। स्वरा जी, ये माँ को दे दे। और सार्थक कल्याणी के कमरे में पलंग डाल देता है। रमोला और कल्याणी ताली बजाते हैं और खुश होते हैं। बहुत चतुर हो तुम जीजी। राम झूठ ना बुलवाए, चतुर तो मैं हूँ ही। स्वरा जी, माफ करना। और हाँ, धन्यवाद भी। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने हमारा बिस्तर दे दिया? जब पति ही मेरा नहीं है, ये रिश्ता हमारा नहीं है, तो फिर आप कुछ भी दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक कुछ अच्छा करने जाता, पर उसका भोलापन पहले ही सब खराब कर देता। और एक दिन सार्थक के बाबूजी उसकी छोटी बहन सांवरी को लेकर घर लौटे। स्वरा जी, ये मेरी छोटी बहन सांवरी है। अपने ननिहाल गई हुई थी परीक्षा देने। अरे काहे की परीक्षा, मुई फिर से 8वीं में चौथी बार फेल हो गई है। 17 बरस की घोड़ी हो रखी है, मगर अक्ल ढेली की नहीं है। मैंने तो कहा ही था ये आखिरी मौका है। अगर पास हुई तो स्कूल में चपरासन लगवा दूंगा और नहीं हुई तो ब्याह करवा दूंगा। अब बारी आ गई है तेरे ब्याह की। ये सुन सांवरी रोते हुए कमरे में भाग जाती है। बाबूजी, बीच में बोलने के लिए माफी, मगर क्या आप मुझे एक मौका देंगे? सांवरी को मैं पढ़ाऊंगी। 4 बार कोशिश की है, मगर मेरे कहने से एक बार और कोशिश करें। ठीक है बहू, मुझे घर की औरतों से ज्यादा बहस नाटक करने में मजा नहीं आता। जैसा तुझे ठीक लगे। स्वरा ये सुन बहुत खुश होती है और सांवरी के कमरे की ओर जाती है तो उसे उसके रोने की आवाज आती है। बेचारी बच्ची, पर अब तुम्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोकेगा। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। सांवरी, बच्चे रोते नहीं हैं, परीक्षा ही तो है, इस बार नहीं तो अगली बार पास कर लोगी। सांवरी ये सुन जोर से हंसने लगती है। अरे भाभी, तू भी ना, तुझे क्या ये नाटक भी नहीं समझ में आते? अरे मैं तो चाहती ही थी कि फेल हो जाऊं और मेरी शादी हो जाए। शादी के बाद मैं मस्त खाऊं पियो सोऊं और मेरा पति गधे की तरह कमाए। आसान जिंदगी चाहिए मुझे। ये फालतू पढ़ना लिखना नौकरी करना, इतना झंझट नहीं पालना। आखिरकार अब मेरी शादी हो जाएगी। ये तो भैया ने जिद कर रखी थी कि नहीं परीक्षा दे, वरना अब तक तो मैं आजाद हो जाती। क्या? पर मैं तो तुम्हें पढ़ाने की बात बाबूजी से कराई हूँ। तुम पढ़ लो छोटी, पढ़ाई से ज्यादा हमारे कुछ काम नहीं आता। आज अगर तुम्हारे भैया पढ़े लिखे होते तो इस घर की ऐसी हालत ना होती। ये सुन सांवरी स्वरा से भयंकर चिढ़ उठती है और रमोला के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। अरे सांप खाने बहुरिया, नागिन, ये तू हमारी लड़की को क्या भगा रही है? आते ही दिखाने लग गई ना रंग अपने। सार्थक, कल्याणी, दयानंद सब सिर झुकाकर रमोला की बातें सुन रहे थे। अम्मा, मैं तो छोटी की भलाई के लिए ही कह रही थी। पढ़ लिख लेगी तो अपने आप कमाने लगेगी, इज्जत मिलने लगेगी, वरना सार्थक जी की तरह बेरोजगार रह जाएगी और फिर किसी सार्थक जैसे लड़के का विवाह मुझ जैसी के साथ झूठ बोलकर करवा दिया जाएगा, चपरासी के काम को बिजनेस बताकर। सुन देख, ये है मेरी भौजाई। ये तो ना थी पढ़ी लिखी, तब भी कमाती तो है ना। तू तो हमारी लड़की को पैसे का लालच देकर बहका रही है। लगता है तुझे भाभी ने ज्यादा छूट दे दी। अब तुझे बताना ही होगा कि कैसा होता है हशर ऐसी हिम्मत करने पर। और वहां से अफसर बीवी और उसके पति का सफर शुरू हुआ। स्वरा पूरे दिन पढ़ती और सार्थक उसे कोई भी काम नहीं करने देता था। यहाँ तक कि खाना बनाने से लेकर खाने की झूठी थाली भी खुद ही उठाता था। स्वरा ने सांवरी को मेहनत से पढ़ाकर 10वीं भी पास करा दी थी और दिन बीतते गए। सार्थक ने पूरा घर संभाल लिया था। वो कभी स्वरा को नींद आने पर चाय बना देता तो कभी सिर दुखने पर सर दबा देता।
दिन बीत रहे थे मगर स्वरा अभी तक अफसर नहीं बनी थी। अरे ओ चतुर बहुरिया, क्या नाटक रच रही है रे तू? काम न करने का अच्छा बहाना है, सिर पर चिपका ली है। अरे अफसर बनना होता तो बन जाती ना। महीनों बीत गए, तुझे कोई दया धर्म है या नहीं अपने परिवार के प्रति, या सिर्फ तू ऐश करने ही लिखवा कर आई है? अम्मा अफसर 2 ही दिन में नहीं बनते हैं। लाखों की भीड़ के साथ परीक्षा होती है, फिर उसके बाद परीक्षा पर परीक्षा होती है और उसके बाद जाकर बना जाता है अफसर। तुम भी ना कैसी बातें करती हो, कोई हलवा थोड़ी है कि कढ़ाई चढ़ाई और बनकर तैयार हो गया। स्वरा का मनोबल रमोला की बात से डगमगा गया था। अब रहने देते हैं सार्थक, एक के बाद एक परीक्षा में फेल होती जा रही हूँ। शायद मैं इसके लिए काबिल ही नहीं हूँ। स्वरा, जानती हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ताकि तुम्हें हारा हुआ ना महसूस हो। जिस दिन मन में हारा हुआ समझ लोगी, उस दिन मैं भी टूट जाऊंगा। मेरी हिम्मत हो तुम, बस मेरे कहने से एक आखिरी कोशिश और कर लो स्वरा। और स्वरा एक बार फिर परीक्षा देने की ठानती है। सार्थक भी कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहा था। मोहल्ले से पानी भरना हो या बाजार में भाजी तरकारी लाने का काम हो, सब सार्थक ही करता था, जिससे मोहल्ले के लोग उसे चिढ़ाते थे। अरे वो जा रही रमोला की बहुरिया। अरे वो अनारकली, कहाँ चली तू? सुनहरी सार्थक को ऐसा देखकर जल उठती है। क्या खाक सजनवा है मेरा ये, बीवी के पल्लू से जाकर बंध गया है ये तो। पर सुनहरी, अगर ये सिवरा अफसरनी बन गई तो तेरे भाव ही खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, उससे पहले मुझे मेरे भाव बढ़ाने होंगे। और सुनहरी जाकर अपनी माँ से खुद का ब्याह कराने की बात करती है। पर माँ, मेरे को हमारे सैया ऐसे अफसर या ऊंचे पद का ही चाहिए, ये बड़ी गाड़ी वाला और ये लंबा चौड़ा, देखकर लगे कि सुनहरी का पति है। और उसकी माँ उसका रिश्ता तय कर देती है। लड़का बहुत अच्छा है, पद भी ऊंचा है, लंबी गाड़ी है, बस एक दिक्कत है कि इसकी नौकरी यहीं पास ही है तो वो हमारे घर में ही रहेगा। अरे माँ, ये तो बहुत ही मजेदार बात कह दी तुम। अरे वाह, मजा आ गया। घर में होगा सैया, बाहर सजनवा। हाय रे तेरी किस्मत, खूब मजा आने वाला है। लड़का देख ले सुनहरी। नहीं माँ, मैं तो फिल्मों की तरह ही करूंगी, एकदम लंबी स्टोरी जैसा। लड़का बिना देख शादी करूंगी और फिर प्यार। बस फिर सुनहरी की शादी हो जाती है। शादी की रात सुनहरी सुहाग रात की सेज पर इतराई बैठी थी कि उसका पति भानु उसके कमरे में आता है और उसका घूंघट जैसे ही उठाता है तो सुनहरी चीख पड़ती है। छी, मेरा पति तो गंजा है। कौन हो तुम हमारे से यहाँ ना हो सकते। वो तो कोई लंबा चौड़ा हीरो बताया था ना। सुनहरी, मैं ही हूँ तुम्हारा पति। क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद नहीं आया क्या?